मोदी टारगेट, राहुल बना सकते हैं शैडो कैबिनेट। जी हां, 10 साल में पहली बार कांग्रेस को इतनी सीटें मिली हैं वो नेता विपक्ष चुन सके, और कांग्रेस ने राहुल गांधी को इस पद के लिए चुना है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए। बड़ी बात यह, 20 सालों के संसदीय जीवन में पहली बार राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इस बार लोकसभा में विपक्ष पहले को 2 चुनाव की तुलना में मजबूत है, तो लिहाजा सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए राहुल गांधी नया प्लान बना रहे हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि राहुल शैडो कैबिनेट बना सकते हैं। तो क्या है ये शैडो कैबिनेट और क्या होने वाली है राहुल गांधी की भूमिका, आप देखिए। Sir, new job today as an LOP. How are you? Excited है आप सर? आप LOP के तौर पे आप नेता विपक्ष बनते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ये वो पहली तस्वीर है जब नेता विपक्ष बनने के बाद संसद पहुंचे थे। Sir, new job today as an LOP. सफेद कुर्ता पजामा पहने राहुल गाड़ी से उतरे तो पत्रकारों ने घेर लिया, लेकिन राहुल ने ज्यादा बात नहीं की और सीधे संसद की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते चले गए। How are you? राहुल गांधी पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। चुनाव नतीजों के बाद से ही चर्चा थी कि राहुल गांधी इस बार नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं। आखिरकार कल वो मौका आया जब कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे। इससे पहले 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास लोकसभा में नेता विपक्ष के लायक संख्या बल ही नहीं थी। राहुल गांधी जी लोकसभा में राहुल नेता विपक्ष बने तो जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लिहाजा अंदाज भी बदल गया। आज स्पीकर के चुनाव के दौरान बिल्कुल सधे तरीके से राहुल ने अपनी बात रखी। I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. This election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. ध्वनि मत से चुनाव के बाद जब ओम बिरला स्पीकर चुने गए तो राहुल गांधी संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रधानमंत्री के साथ उन्हीं कुर्सी पर बिठाने साथ गए। इस दौरान राहुल और पीएम ने हाथ भी मिलाया, जो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल है। नेता विपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही राहुल की सियासी दुनिया पूरी तरह बदल गई है। जिम्मेदारी से भागने वाला जो टैग था वो टैग अब निकल गया है। लोकसभा में जो नेता विपक्ष होता है उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती हैं। नेता विपक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और उसको उसी तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं जैसी कि एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। सैलरी से लेकर सुरक्षा तक बढ़ जाती है। यही नहीं, सरकारी कामकाज के लिए दफ्तर भी मिलता है। गांधी परिवार की बात की जाए तो राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक लोकसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सीबीआई, सीईसी, सीवीसी, सीआईसी अध्यक्ष चुनने में नेता विपक्ष की भूमिका होती है। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष चुनने में शामिल होंगे राहुल। जजों की नियुक्ति में नेता विपक्ष शामिल होता है। संसद की महत्वपूर्ण कमेटियों में नेता विपक्ष का अहम रोल होता है। नेता विपक्ष की कुर्सी पाने के लिए कुल सांसदों का 10% सदस्य उस पार्टी का होना चाहिए। 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास 54 सदस्य नहीं थे, लेकिन इस बार 99 सांसदों के साथ कांग्रेस ने वापसी की और 2 दशक के संसदीय जीवन में पहली बार राहुल किसी संवैधानिक पद को संभाल रहे हैं। Appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल से परिचय कराएंगे। स्पीकर चुनाव के बाद आज संसद में प्रधानमंत्री ने औपचारिक तौर पर स्पीकर, नेता विपक्ष और संसद के सदस्यों को अपनी कैबिनेट से रूबरू कराया। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री,
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, पंचायती राज मंत्री। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस बात पर चर्चा है कि इस कैबिनेट के कामकाज पर नजर रखने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट बना सकता है। शैडो कैबिनेट का इस्तेमाल भारत में पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल विपक्ष सरकार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करता है। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से ही नेता विपक्ष का पद लिया है। पिछले 2 बार की तुलना में इस बार विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में है। शैडो कैबिनेट कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं, लेकिन सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए विपक्ष के नेता मिलकर एक टीम बना सकते हैं और उस टीम को अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखने, सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों से सवाल पूछने के लिए आगे किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर किसको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, इसका एक अनुमान हम इस तरह लगा सकते हैं। अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, केसी वेणुगोपाल, दयानिधि मारन, दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, मीसा भारती, अमरिंदर सिंह राजावणे, संजय राउत, संजय सिंह। ऐसे नेताओं को सरकार के कामकाज पर नजर रखने का जिम्मा दिया जा सकता है। शैडो कैबिनेट का मतलब साधारण शब्दों में समझें तो विपक्ष का व्यवस्थित रूप है, यानी जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उस विभाग से जुड़े कामकाज पर नजर रखेगा और संसद में सरकार की कमियों को उठाएगा। इसमें किसी को रक्षा विभाग तो किसी को वित्त, वाणिज्य, रेल, स्वास्थ्य विभाग का शैडो मिनिस्टर बनाया जा सकता है। साल 1999 में जब सोनिया गांधी नेता विपक्ष बनी थी तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए कई कमेटियां बनाई थीं। प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह से लेकर आनंद शर्मा तक बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सरकार के कामकाज पर नजर रखें और अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए मुद्दों को संसद में उठाएं। इतना ही नहीं, साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से शैडो कैबिनेट का रोल सामने आया था, जिसके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो मोदी सरकार के कामकाजों पर नजर रखे और महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाए। और नेता विपक्ष बनने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और देश भर में कार्यकर्ताओं का शुक्रिया जताया है। राहुल गांधी ने क्या लिखा वो देखिए आपके सामने है। खड़गे जी और देश भर के सभी कांग्रेस नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके भारी समर्थन और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। हम सब मिलकर संसद में हर भारतीय की आवाज उठाएंगे, अपने संविधान की रक्षा करेंगे। उधर ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए। इस बार ध्वनि मत से चुनाव जीतकर ओम बिरला इस पद पर पहुंचे हैं। ओम बिरला राजस्थान की कोटा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने। स्पीकर बनने के बाद विपक्षी सांसदों ने उन्हें बधाई दी और आसन का संरक्षण भी मांगा। उम्मीद जताई गई कि विपक्ष की आवाज संसद में दबाई नहीं जाएगी। संसद की कार्यवाही के दौरान स्पीकर ने आपातकाल का जिक्र कर दिया, जिसके 50 साल पूरे हुए हैं। इस आपातकाल के जिक्र पर संसद में बवाल हो गया। I invite Shri Om Birla to come up and occupy the chair. फिर से ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। आपके चेयर है, आप संभालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को सम्मान के साथ चेयर तक बिठाया। ये भारतीय लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर है, जहां पक्ष विपक्ष तमाम विवादों को भूल एक साथ एक मंच पर लोकतंत्र का जश्न मनाते हैं। The question is, इससे पहले ध्वनि मत से ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुना this गया। house be chosen as the speaker of this house. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. सबसे पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं
कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। इसके बाद सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने ओम बिरला के समर्थन में प्रस्ताव रखे। से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। सभी नेताओं ने एक सुर में ओम बिरला को अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया। श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूँ। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election for the second time that you have been elected. आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। The question is, सभी बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी, जिसमें कुछ मिठास थी तो कुछ खटास भी। इससे पहले स्पीकर का सिलेक्शन भी ध्वनि मत से ही हुआ। विपक्ष की तरफ से भी वोटिंग की कोई मांग नहीं हुई। ऐसे में आप सोच रहे होंगे, आखिर विपक्ष की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार क्यों बनाया गया? आखिर क्यों ओम बिरला का सिलेक्शन सर्वसम्मति से नहीं हो पाया? तो इसके पीछे विपक्ष की रणनीति है। the motion is adopted. इस बार विपक्ष पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है और विपक्ष ये नहीं दिखाना चाहता कि वो सरकार के सामने झुक जाएगा। वहीं सरकार भी ये नहीं जाहिर करना चाहती कि वो पहले से कमजोर हुई है और विपक्ष की हर बात मान लेगी। बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष को इस बात का पहले से अंदाजा था कि उसका जो स्पीकर उम्मीदवार है उसके पास में बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुनावी मैदान में उतरा ये जाहिर करने के लिए कि विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और विपक्ष एक तरह से संदेश देना चाहता है कि वो हर एक मुद्दे पर सरकार से 2-2 हाथ करने को तैयार खड़ा है। सत्ता पक्ष का भी एक सदस्य खड़ा होकर डिवीजन मांग सकता था। तो हमारा जो काम था कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, डिप्टी स्पीकर का पद जो विपक्ष को जाना चाहिए, भाजपा नहीं दे रही थी, बुलडोज कर रही थी, तो हमने अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करा दिया। श्री ओम बिरला जो पक्ष और विपक्ष कुछ देर पहले तक एक सुर से भारतीय लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर पेश कर रहा था, वहां से कुछ देर बाद ऐसी तस्वीर सामने आई। लगातार दूसरी बार स्पीकर बने ओम बिरला का चेयर से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो ओम बिरला की आने वाली चुनौतियां बता रहा है। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। वैसे बता दें, स्पीकर की पहली स्पीच में ही पक्ष और विपक्ष में आने वाले तीखे संग्राम की आहट दिख गई। देश में आपातकाल इमरजेंसी। स्पीकर ने इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं। 2 मिनट का मौन रखते हैं। मौन रखवाया। इस दौरान विपक्ष हंगामा करता नजर आया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा
का दायित्व निभाया। सदन से शुरू हुए इस संग्राम की गूंज बाहर तक सुनाई दी। सरकार में शामिल दलों ने इमरजेंसी पर कांग्रेस को घेरा। एक ऐसा काला अध्याय है जो कि इतिहास में दर्ज है और इससे हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और वो तभी आएगी जब इस पर चर्चा होगी। मौजूदा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जब इससे सीख लेगी। आज जब उसके बारे में जब स्पीकर साहब ने जब बातों को रखना शुरू किया, जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, समझ के परे कि क्या विपक्ष उस दौर का समर्थन कर रहा है, क्या आप इमरजेंसी का क्या आप समर्थन करते हैं? इस तरीके से हंगामा करना कतई जायज़ नहीं है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा संविधान की दुहाइयाँ देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। भारत देश के ऊपर एकदम थाम दिया था इमरजेंसी, वो एक ब्लैक पीरियड था। अभी हम जब बोलते हैं सुनहरा समय जो भी अभी चल रहा है, वो दैट वाज अ ब्लैक पीरियड और आज के दिन हुआ वो, तो इसीलिए स्पीकर साहब ने उस चीज़ के जिक्र किए हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस आग बबूला है और उसके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम उन सभी लोगों की 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो संविधान के तहत लगी थी, उस पर खेद भी व्यक्त किया गया। ये निश्चित रूप से आग लगाने का काम हुआ। एक तरफ तो आप अपील करते हो प्रधानमंत्री जी कि किसी तरीके से सब मिलजुल कर सदन को चलाएं और दूसरी तरफ आप इस तरह आग लगाते हो। आग लगाने की आदत से बाज है। पहले दिन आज इस तरीके से जो राजनीतिकरण सरकार द्वारा अध्यक्ष जी के वक्तव्य का करवाया गया है, मैं समझता हूँ इसके हम निंदा। आप लोगों सरकार ने अध्यक्ष से करवाया है ये राजनीतिकरण इमरजेंसी के नाम पे। अभी तो नए सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से तेवर नजर आ रही हैं, वो आने वाले दिनों में बड़े संग्राम का संकेत है। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। लोकसभा में स्पीकर का चुनाव ध्वनि मत से हुआ और इसे लेकर कांग्रेस और टीएमसी के नेता अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। स्पीकर चुनाव में मत विभाजन पर इंडिया गठबंधन में अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि सरकार ने मत विभाजन नहीं दिया, जबकि कांग्रेस कह रही है कि हमने मत विभाजन मांगा ही नहीं। और अब अगली खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में कल रात सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। आज कोर्ट में पेशी हुई और सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांग ली है। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है क्योंकि सुनवाई जारी है। इस बीच हैरान करने वाला दावा सीबीआई की तरफ से कोर्ट में किया गया, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल ने बताया कि शराब घोटाले के फैसले मनीष सिसोदिया लिया करते थे। हालांकि सीबीआई के इस दावे का केजरीवाल के वकीलों ने खंडन किया है। आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि सीबीआई गलत दावे कर रही है। बेल पर बाहर आने का था इंतजार, लेकिन अब सीबीआई ने कर लिया गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। ईडी के साथ साथ सीबीआई की भी केजरीवाल केस में एंट्री ने सियासी तूफान ला दिया। केजरीवाल को सीबीआई आज राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होने लगी। कोर्ट रूम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हो रहा था। उन्हें दूसरे रूम में ले जाया गया। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ बता रहे हैं कोर्ट रूम में मौजूद हमारे संवाददाता वरुण जैन। उन्होंने जो देखा, जो सुना, वो चौंकाने वाला रहा। सुनिए राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई का बड़ा दावा। सीबीआई की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए कि जो विजय नायर हैं, कम्युनिकेशन इंचार्ज थे आम आदमी पार्टी के, वही सभी बैठकों को तय करते थे कि साउथ की लॉबी के साथ कब और कहां किस तरीके से बैठक हो। और पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के उनके अधीन काम किए जाने से इनकार कर दिया और ये बात कही कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन विजय नायर काम करते थे। इतना ही नहीं, जो सारा का सारा दोष है वो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के ऊपर मढ़ दिया और कहा कि उनको आबकारी नीति के बारे में
कुछ भी मालूम नहीं है। हालांकि सीबीआई के वकील ने जब ये दलील रखी तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने सर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल भी निर्दोष है और साथ ही मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है। सुना आपने राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई का बड़ा दावा, जिसमें कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने सारा दोष सिसोदिया पर डाल दिया है। ये बहुत बड़ी घटना है कि कोर्ट में रंगे हाथों सीबीआई केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हुए पकड़ी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपना सबमिशन कोर्ट के सामने रखा तो उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई की मंशा क्या थी। सीबीआई की मंशा थी कि ऐसा एक स्टेटमेंट दे दे तो सारा मीडिया सेंसेशनलाइज हो जाएगा, कल के अखबारों में हेडलाइन छपेगी, सारे टीवी चैनल्स अपने प्रोग्राम रोक देंगे और बोलेंगे कि देखो अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष किनारे किया। इस बीच नई संसद का सत्र शुरू हो गया। विपक्ष ने एक सुर में केजरीवाल पर सीबीआई के एक्शन पर सवाल उठाए। केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और ये साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई हिरासत में ले लेती है। अब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, ये पॉलिटिकल विच हंट चल रहा है। सीबीआई अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी होती तो वो तौर तरीके समझती कि वो भी एक संवैधानिक पद पे हैं, वो जननायक है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके से उनकी बेइज्जती करना, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आड़ में अपनी पॉलिटिक्स करना, मैं मानती हूँ सरासर गलत है। विपक्ष चाहे इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा तो वहीं बीजेपी के टारगेट पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। पॉलिसी अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई, मनीष सिसोदिया जी ने बनाई। शराब के ठेकेदारों को काम अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने केजरीवाल जी के दोस्तों को दिया। 100 करोड़ रुपया साउथ की एक पार्टी से आप लोगों ने मिलकर लिया। अरविंद केजरीवाल जी आप भ्रष्ट हैं, इसलिए आपके ऊपर मुकदमा है और इसलिए सीबीआई ने भी आपको अरेस्ट किया है करप्शन के केस में। सीबीआई निष्पक्ष जांच एजेंसी है, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शराब घोटाले की बड़ी लूट हुई है, गरीबों को लूटा गया है, टैक्स पेयर्स मनी को लूटकर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए लगाया गया और उसके लिए केजरीवाल पूर्णतः जिम्मेवार दिख रहे हैं। हर दोषी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी करना एक स्वागत योग्य कदम है। वैसे दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए वापसी की राह में कांटे ही कांटे हैं। समझिए कैसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बेल जेल की गुत्थी अनसुलझी होती जा रही। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। 21 जून को ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने बेल सुनवाई तक टाल दी। 25 जून को हाई कोर्ट ने जमानत वाला फैसला रद्द कर दिया। आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिहाई पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका वापस ले ली। केजरीवाल के वकीलों का तर्क था कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में कुछ कमियां बताई है, उसको देखते हुए वो एक नई याचिका लगाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि ईडी के बाद सीबीआई के शिकंजे में फंसे अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होता है। और हर किसी को इंतजार है, कोर्ट का फैसला आने वाला है। कोर्ट रूम में हमारे सहयोगी वरुण जैन भी मौजूद है, उनके पास भी आपको लिए चलूंगा। तो केजरीवाल की रिमांड पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। वरुण, आप वहीं मौजूद हैं, क्या अपडेट, क्या जानकारी और मिल पा रही है वहां से? देखिए, बिल्कुल जब जज ने ऑर्डर रिजर्व किया था, 4:30 बजे का समय बोला था अपना फैसला सुनाने के लिए, लेकिन अब 6:30 बज गए हैं और अब से कुछ ही देर पहले जो हमें जानकारी मिली है, अभी आधा घंटा और लग सकता है इस रिमांड पर फैसला आने में। 5 दिन की सीबीआई ने रिमांड की मांग की है। अब देखना होगा जिस तरीके से जो दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे हैं। जो अरविंद केजरीवाल है, उनके वकील का ये कहना था कि कहीं ना कहीं एक साजिश है और सीबीआई एजेंसी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल किसी तरीके से भी जेल से बाहर ना निकल सके। तो वही सीबीआई की तरफ से वो एविडेंसेस रखे गए, ये बात बताई गई कि किस तरीके से 44 करोड़ रुपए जो कि कैश के तौर पर गोवा गया था, उस ट्रांजैक्शन से जुड़ी डिटेल्स, वो पैसा किसके जरिए वहां
पहुंचा था, उस पर क्या इस्तेमाल हुआ, वो सभी एविडेंसेस अभी उनके पास है। तो कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था और उम्मीद की जा रही है आधे घंटे के अंदर जो रिमांड पर फैसला है वो आ जाएगा। जी ठीक है वरुण, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू के डोडा जिले के गंदोह इलाके में आज सुबह से जारी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी औपचारिक बयान आना बाकी है, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी। डोडा जिले में यह गंदोह इलाका आता है जहां सुबह से ही यह ऑपरेशन जारी था और अभी ताजा जानकारी जो हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर रखा था और 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने वाला है। एबीपी न्यूज की इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला आने वाला है, फैसले का इंतजार किया जा रहा है, इस मामले की सुनवाई जारी है। आइए सीधे चलते हैं वरुण, कोर्ट रूम में हमारे सहयोगी वरुण जैन मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा, जानेंगे उनसे कि अभी अपडेट क्या है। लेकिन अभी की एक और खबर आप तक पहले पहुंचा दें। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए के आधार वोट बैंक कुशवाहा जाति के वोट में सेंध लगी, उसके बाद से बिहार की राजनीति में कुशवाहा नेताओं की पूछ बढ़ गई है। आरजेडी की कोशिश कुशवाहा वोट को खींचकर अपने पाले में लाने की है, तो एनडीए की कोशिश हर हाल में इस वोट बैंक को साधे रखने की है। जेडीयू ने एमएलसी की खाली एक सीट के लिए कुशवाहा नेता का नाम आगे कर दिया, जिसे लेकर एनडीए में खटपट भी शुरू हो गई। तो बिहार की राजनीति का यह कुशवाहा काल आप देखिए। श्री अभय कुमार सिन्हा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं सर। इक्कीस जून को अभय कुमार सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा को लालू की पार्टी आरजेडी ने लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया और फिर 24 जून को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद का उम्मीदवार बना दिया। माना जा रहा है बिहार की राजनीति में लालू यादव जिस कुशवाहा काट को खेलकर एनडीए का खेल बिगाड़ने में जुटे हैं, उसकी काट के लिए नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा को आगे किया है। जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन हम प्रत्याशी बने एनडीए की तरफ से। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के गार्जियन हैं, सामाजिक न्याय के योद्धा है, बिहार में सामाजिक न्याय की गंगोत्री बहाने वाले नेता हैं, हम पर विश्वास किए हैं। हम तो 20 साल विधानसभा के सदस्य रहे हैं। सदन के बाहर, सदन के भीतर सभी जनता की समस्याओं का हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगा। अब इस फैसले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता माधव आनंद ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, बिहार में विधान परिषद की खाली सीट के संदर्भ में मीडिया में चल रही खबर भ्रामक और गलत है। लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए में बनी सहमति के अनुसार बिहार विधानसभा परिषद की खाली सीट जिसको भरने हेतु चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलनी है। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के हेतु एनडीए के भीतर बातचीत जारी है, अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ। माधव आनंद के इस पोस्ट के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के उस बयान को भी शेयर किया जो चुनाव के दौरान उन्होंने एक्स पर लिखा था। इसमें बाकायदा एमएलसी वाली सीट कुशवाहा की पार्टी को देने की बात कही गई थी, लेकिन चुनाव में खेल हो गया। खुद उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा को हराया माले के उन्हीं की बिरादरी के राजा राम कुशवाहा ने। इस सीट पर निर्दलीय पवन सिंह की उम्मीदवारी से उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगड़ गया और मैसेज ये गया कि रणनीतिक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया गया। अब पटना से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में उपेंद्र कुशवाहा के सियासी भविष्य की चर्चा हो रही है। अभी आने वाले दिनों में बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होंगे। ऐसे में दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। इनमें से एक विवेक ठाकुर वाली सीट है, जबकि दूसरी मीसा भारती की।
अब इन सीटों के लिए यानी राज्यसभा सीटों के लिए एनडीए में लॉबिंग हो रही है। सवाल ये कि अगर एमएलसी वाली सीट जेडीयू ने ले ली तो फिर क्या उपेंद्र कुशवाहा को इनमें से किसी एक सीट से राज्यसभा भेजा जाएगा? देखिए, बीजेपी के लिए बिहार में कुशवाहा वोटर्स को संदेश देकर साधे रखना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा किन कारणों से चुनाव हारे, ये तो एनडीए की समीक्षा का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बिरादरी के नेता बड़े हैं। पिछड़ी जातियों में कुशवाहा 4% के साथ दूसरी सबसे बड़ी जाति है। बीजेपी ने किसी कुशवाहा को लोकसभा में टिकट नहीं दिया। बिहार से कोई कुशवाहा केंद्र में मंत्री भी नहीं बना। बीजेपी ने कुशवाहा वोटर्स को साधने की मंशा से ही सम्राट चौधरी को पहले पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर सरकार बनी तो डिप्टी सीएम की कुर्सी दी। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में एनडीए के कुशवाहा कार्ड पर लालू का कुशवाहा कार्ड भारी पड़ गया और जगह जगह कुशवाहा वोटर एनडीए से टूट गया। बिहार में कुशवाहा जाति के वोटर्स को एनडीए का परंपरागत वोटर्स माना जाता रहा है। कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोट बैंक के दम पर ही नीतीश कुमार ने अपना सियासी आधार मजबूत किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ज्यादा टिकट का दांव खेलकर लालू ने कुशवाहा वोटर्स को तोड़ दिया। अब अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कुशवाहा वोटर्स को साधना इस वक्त एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और सियासी गलियारे से आ रही अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो रही है जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हरियाणा कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। जैनेंद्र हमारे साथ इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, क्या मंथन हो रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? और देखिए, लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनको लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। इससे पहले झारखंड और महाराष्ट्र के नेताओं के साथ कांग्रेस लीडरशिप की बैठक हो चुकी है बीते 2 दिनों में और आज हरियाणा की बैठक है। कल जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक होनी है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन करते हैं, समीक्षा लेते हैं लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे उस पर और आने वाले दिनों में क्या मुद्दे विधानसभा चुनाव में रहेंगे इस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हर राज्य में कांग्रेस के साथ होती है, गुटबाजी एक बड़ी समस्या है और हरियाणा में तो खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे नेताओं के में जो है वो बिल्कुल तलवारें खिंची रहती हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है और यही देखना है कि इस बैठक में क्या कुछ गुटबाजी को सुलझाने के लिए कांग्रेस लीडरशिप कदम उठाती है। आज की जो बैठक है इसमें एक बड़ी बात यह कि रणदीप सुरजेवाला जो बड़ा चेहरा है, राज्यसभा सदस्य है हरियाणा के, वो इस बैठक में मौजूद नहीं, वो छुट्टियां मना रहे हैं। तो लेकिन इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है, दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है, शैलजा मौजूद है और मंथन चल रहा है हरियाणा को लेकर के। कांग्रेस को उम्मीद है कि जो आने वाले 4 राज्य है विधानसभा के, उनमें बहुत ही अच्छे नतीजे आएंगे और इसी वजह से कांग्रेस ने अभी से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है जैनेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर, जैसे ही कुछ और अपडेट होगा मैं आपका रुख करूंगा। शुक्रिया। फिलहाल खबर अब पंजाब से। शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की शुरुआत हो गई है। पंजाब में पार्टी के कुछ नेताओं ने सुखविंदर सिंह बादल से इस्तीफे की मांग कर दी, जिसके बाद पार्टी के अंदर शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। आज चंडीगढ़ में बादल ने पार्टी की मीटिंग बुलाई और दावा किया कि पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के साथ पार्टी प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल की मीटिंग का ये वीडियो। इस मीटिंग में पार्टी वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने बादल पर भरोसा जताया। लगातार मिल रही करारी हार के बाद बादल के नेतृत्व पर पार्टी के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं और उसी का जवाब देने के लिए बादल ने चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई थी। असल में कल जालंधर में पार्टी के गुट ने सुखविंदर सिंह बादल से इस्तीफे की मांग कर दी। प्रेम सिंह चंदूमाजरा और सिकंदर सिंह मलूका जैसे नेताओं ने बादल पर हार का ठीकरा फोड़ा और इस्तीफे की मांग कर डाली। पैरेलल मीटिंग्स हो रही हैं। पार्टी हेडक्वार्टर में सुखबीर जी मीटिंग कर रहे हैं, जालंधर में तो मीटिंग हुई, उसमें सुखबीर बादल जी के इस्तीफे की मांग तक कर डाली कि पार्टी का जो है बुरा हाल हो गया उनके नेतृत्व में। जो उनकी सोच है वो उन्होंने की है। बात तो ये है कि पार्टी कौन है, पार्टी जिसमें पार्टी का केडर है, जिसमें पार्टी के ऑफिस बेरर हैं। पार्टी के ज़िला जत्थेदारों की मीटिंग हुई, उसमें से 26 में से 24 हाज़िर थे। तो कुछ लोग अपनी ईगो को खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कोई अगर मांग करें, वो मांगे परवान नहीं हो सकते। इसके बाद पार्टी में हड़कंप मच गया और कल से ही बैठकों का दौर जारी है और बादल खेमा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली। इस बार लोकसभा चुनाव में भी बुरा हाल रहा। 2019 में अकाली दल को 27% वोट मिले थे। इस बार 2024 में महज 13% वोट मिले हैं।
बीजेपी से गठबंधन में पिछली बार 2 सीट मिली थी और इस बार सिर्फ 1 बठिंडा की सीट मिली है। बीजेपी और अकाली दल का इस बार गठबंधन नहीं था। नतीजा हुआ कि सूबे में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई और अकाली दल का सफाया हो गया। अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़े होते तो नतीजे कुछ और होते। अब हार का पोस्टमार्टम हो रहा है तो पार्टी के प्रधान ही निशाने पर हैं। उधर अयोध्या की खबर पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारी बारिश की वजह से शहर में कई जगह जल जमाव और लोगों की परेशानी की खबरें सामने आ रही हैं। इसकी पड़ताल के लिए आज एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने क्या देखा, रिपोर्ट देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन को बनाया गया था। पुराने रेलवे स्टेशन को बंद करके नया स्टेशन बनाया गया था। ये अयोध्या धाम का ही रेलवे स्टेशन है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। करोड़ों रुपए लगा करके इस रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं को विकसित किया गया था, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ रेलवे स्टेशन पर पानी भरा हुआ है। जिस ओर देखेंगे वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। गंदगी दिखेगी यहाँ पर और यात्री इनके बीच से गुजरने के लिए मजबूर नज़र आएंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह से कहूँगा कि जरा भीतर की ओर जहाँ से एग्ज़िट है, जहाँ एंट्री नहीं है लेकिन एग्ज़िट है, लोग ट्रेनों से निकल करके आते हैं, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिरकार भीतर के जो हालात हैं वो क्या हैं। तो आप देख सकते हैं पंपिंग स्टेशन के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है और जो पूरा रास्ता है, जो एग्ज़िट जहां से लोग करते हैं, वो पूरा का पूरा रास्ता जलमग्न हो चुका है। लगातार पंप यहां लगा हुआ है, बावजूद इसके पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि वो निकाले नहीं बन रहा है। स्थिति आपके सामने है और ये अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस वक्त भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं। सामने जो बोर्ड लगा है उस पर सारे के सारे जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो आपको नज़र आएगा। कौन सी ट्रेन यहाँ कितने बजे आएगी, कितनी देरी से है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। यहाँ बड़ी संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं स्टेशन पर, लेकिन इस रास्ते से जहाँ से उनको बाहर आने की सुविधा मिलती थी वहाँ से वो नहीं निकल पा रहे हैं। हम इन यात्रियों से बात करेंगे। सर, हम आसाम से आए हैं। यहाँ अयोध्या आपने देखा आकर के, अयोध्या का बारे में जो सोच कर आए थे वैसा ही मिला सब कुछ? वो टीवी में तो दिखाए थे, काफ़ी कुछ इसमें डेकोरेशन हो गया, बहुत सुंदर बना दिए है, बहुत उन्नति कर दी है। यहाँ तो पानी जल भरा हुआ है, पूरा निकल ही नहीं पा रहे हैं कहीं से और सब परेशान हो रहे हैं। रास्ता था यहाँ पर, यहाँ तो पूरा बंद पैक है। तो आप किधर से निकल के आए? हम तो इधर पीछे वाली गली से निकल के आए हैं इधर से। तो कोई कुछ शोरूम कुछ है नहीं यहाँ, कुछ सुंदरता कुछ दिखाई नहीं दे रही है। बोल रहे हैं टीवी में दिखाए इतना सुंदरता है, ये वो है, कुछ तो पता नहीं है। पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ, गंदगी काफ़ी दिखी है। गंदगी काफ़ी है यहाँ पर। शाम में देखे हम लोग टीवी में कि इतना सुंदर दिखा रहे हैं, वही तो देख के हम लोग आए थे यहाँ। फिर देख रहे हैं यार कुछ अलग ही चक्कर है यहाँ, समझ में नहीं आ रहा है। कि जो इमेज सोच कर आए थे आप लोग कि बड़ी सुंदर नगरी है, बड़ा अच्छे से बनाया गया है, तैयार किया गया है, मोदी योगी सरकारों ने जो है इस पर काफ़ी काम किया है, क्या वैसा देखा यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल उसके विपरीत है ये। मतलब बहुत गंदगी फैली हुई है, पानी फैला हुआ है चारों तरफ, कोई सुविधा नहीं नज़र आ रही है हमें। ये क्यों हुआ है, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? यही कारण है, मतलब रोड सही से बना नहीं हुआ है, इस वजह से जल भरा हुआ है। और क्या, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह नहीं है। मैं देख रहा हूँ नाली नहीं बनाई गई यहाँ। बस अगर नाली होती तो यहाँ जल नहीं भरता। इधर तो सीमेंट की है, मजबूत सड़क बनाई है, लेकिन अगर यहाँ ड्रेनेज बना होता तो पानी ना भरता। जी जी जी, यही कारण है। अगर नाली बगल में होती तो पानी निकल जाता, उसका कोई वो नहीं था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या पहुँच सकें, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अयोध्या में अयोध्या धाम स्टेशन बनाया गया था। मेरे बाईं ओर अयोध्या धाम का नवनिर्मित स्टेशन है जहाँ की तस्वीरें मैंने अभी दिखाई थी कि चारों तरफ जल भरा हुआ पड़ा है। आप देख सकते हो बिल्कुल जो रामलला का मंदिर है उसी डिजाइन में ये पूरा का पूरा स्टेशन तैयार किया गया था। पूरे चारों तरफ इसकी बाउंड्री की गई थी, लेकिन हालात ये हैं कि पहली ही बारिश को अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली जो बाउंड्री है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और धराशायी हो गई। मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से और पूरा जो रास्ता है लगभग मान के चलें कि 30 से 40 मीटर की जो बाउंड्री है वो गिर चुकी है। पहली बारिश हुई है और ये बाउंड्री ज़मीन पर आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के मद्देनज़र ये बाउंड्री बनाई गई थी, लेकिन अब फिलहाल जो टेम्परेरी बाउंड्री है उसके जरिए रेलवे स्टेशन के सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे। यहाँ कुछ लोग हैं, ये बताएं ये बाउंड्री कब गिरी और कैसे गिरी? सर बारिश में ही गिरी है, रात में गिरी है, लेकिन कोई था नहीं उस समय। अच्छा।
लेकिन यहाँ पानी डंप होने की वजह से सर बाउंड्री गिरी है। बाउंड्री इतनी कमजोर नहीं है। अच्छा, बाउंड्री मजबूत है, पानी जो है ज्यादा जमा हो गया उस वजह से गिर गई। जी, पानी बारिश की वजह से ये दिक्कत जल भराव की वजह से सर। अयोध्या में पहली ही बारिश के बाद यहाँ के हालात खराब हो चुके हैं। जलवानपुरा की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पूरा रास्ता आगे की ओर जलवानपुरा की ओर जाता है और देखिए पूरे जलवानपुरा के रास्ते में जल ही जल है, जल ही जल है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं पास में जलवानपुरा में। इतना पानी जो भर गया है, इतना काम अयोध्या में हुआ, इतना सड़कें बनी, नाले बने, असर नहीं हुआ? ये राम मंदिर तो सामने है बिल्कुल। नहीं, हाँ। ये पानी भर जाता है जब बरसात होता है तो भर जाता है। कितने बार जनरेटर लगाए, सूखा नहीं पानी। अच्छा, हाँ। तो जो काम बताया जा रहा है यहाँ बहुत हजारों करोड़ कर दिया गया, तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ था क्या? कुछ काम नहीं हुआ, देख खाली वैसे नाम है पानी। पब्लिक हम लोग तो बाहर से, हम तो इलाहाबाद से आए हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पानी का नाला एकदम आदमी जूता पैर भीगते जा रहा है, देख रहे हैं। ये रामपथ है और यहाँ से लगा हुआ बिल्कुल राम मंदिर का जो निर्माण क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र लगा हुआ है। और स्थिति ये है कि जलकल का विभाग जिसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि शहर में जल का प्रबंधन तो करे ही करे, साथ में जल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको दूर करे। लेकिन जलकल का जो अयोध्या का कार्यालय है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि वो खुद ही पहली बारिश के पानी में पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। पानी भीतर जमा है, उसको जनरेटर के जरिए और प्रेशर पंप के जरिए लगातार निकाला जा रहा है। तो ये हालात हैं अयोध्या की एक स्थान के, और ऐसे ही अयोध्या में एक नहीं बल्कि जगह जगह पर जल जमाव हुआ है, लोगों को परेशानी हुई है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार हजारों करोड़ रुपए अगर अयोध्या में लगाए गए थे तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर बन गया, बहुत सारे कामकाज हुए, ये राम पथ है पूरा चमकाया गया इसको, आगे जन्मभूमि पथ है उसको भी पैसा लगा करके संवारा गया है। तो ऐसी दुर्दशा क्यों है यहाँ पर? सर ये भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से है। जो यहाँ के अधिकारी हैं सही से जब काम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। जगह जगह रोड गड्ढा हो गया, मेन रोड पे गड्ढा, इसी रोड पे रामपथ पे गड्ढा हुआ है। जगह जगह कई घंटे बाद निकलने को मिल रहा है। निर्माण कार्य ठीक से नहीं किया गया? नहीं, ठीक से नहीं किया गया निर्माण कार्य। तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके के हालात इतनी जल्दी क्यों हो गए। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिए गए हैं। 3 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है। सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की 3 दिनों की रिमांड मिल गई है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 3 दिनों की रिमांड दी गई है सीबीआई को। तो उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था सीबीआई की तरफ से भ्रष्टाचार के मामले में और अब 3 दिनों की रिमांड में भेज दिया गया है।